तो स्टूडेंट्स, आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक शायद ही आपको कहीं इंटरनेट पर अवेलेबल हो इतने डिटेल में, और शायद ही आपने कभी इस पर इतना फोकस किया हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें और शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिले। इट इज़ जस्ट फॉर सोशल कोज। तो यहाँ पे मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि स्लीपिंग एंड टॉपलिंग क्या होती है। तो स्लीपिंग में आपने अभी तक समझ चुके हो कि जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाते हैं और वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो जाता है तो अपन उसको कहते हैं कि स्लिप कर गया। और अगर वो टर्न अराउंड हो जाता है किसी पॉइंट पर तो फिर उसको अपन टॉपलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं समझाने के लिए एक सिचुएशन ले रहा हूँ कि किस तरीके से फोर्स बिहेव कर रहे हैं। तो मैंने एक ब्लॉक ले रखा है और उस ब्लॉक का मास है एम और वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ है। अब इस पर कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? अभी फिलहाल से इस पर एक तो mg फोर्स एक्ट कर रहा है और एक रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है। अब मैंने इस पर एक F फोर्स लगाया और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स किससे पास हो रही है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। अब मैं ये देख रहा हूँ कि जो F की वैल्यू है यहाँ पर वो Fs मैक्स से कम है, मीन्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है। ये तो अब अपन ने ये कंडीशन लेके चले यहाँ पर, है ना। और n इक्वल टू mg है, ये आपको समझ में आ ही रखा है। तो अब अगर F की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो फिर जो F है वो Fs के इक्वल हो जाएगा। Fs जो है स्टैटिक फ्रिक्शन, वो एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर देगा और ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में रहेगा। इज दैट क्लियर? तो इस बात को अपन न्यूटन्स लॉ में समझ चुके हैं कि अगर F की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा और वो काय के इक्वल होगा? एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होगा। लेकिन अगर अपन इसको रोटेशनल मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो यहाँ पर जब अपन सेंटर ऑफ मास पर टॉर्क देख रहे हैं तो मैंने टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास देखा। तो जो टॉर्क कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं? अब एक तो F एक्ट कर रहा है तो ये F का टॉर्क लिख दिया, एक mg एक्ट कर रहा है तो mg का टॉर्क लिख दिया, एक n एक्ट कर रहा है तो ये n का टॉर्क लिख दिया, और एक स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो उसका टॉर्क लिख दिया। अब जो टॉर्क ऑफ F है वो ऑब्वियसली जीरो है क्योंकि लाइन ऑफ एक्शन जो फोर्स की उसी पॉइंट से पास हो रही है जिस पर अपन टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं, और दैट इज द सेंटर ऑफ मास। mg का टॉर्क भी जीरो है और ये हमेशा जीरो ही रहेंगे क्योंकि F सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और mg भी सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है लाइन ऑफ एक्शन। अब लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि जो Fs का टॉर्क है वो नॉन जीरो है और इंस्पाइट ऑफ दैट ये टॉपल नहीं कर रही है। इसका मतलब है कि अब कोई पॉसिबिलिटी नहीं बची, यहाँ पर सिर्फ एक ही कंडीशन बची है आपके पास कि जो n का टॉर्क है वो नॉन जीरो हो, जिससे कि क्या हो जाए? फ्रिक्शन का टॉर्क बैलेंस हो जाए। तो मैंने लिखा कि चूंकि ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम है बॉडी और यहाँ पर T टॉर्क ऑफ n प्लस टॉर्क ऑफ Fs मिलकर क्या होने चाहिए? जीरो। तो जो टॉर्क ऑफ n है वो टॉर्क ऑफ Fs के इक्वल और अपोजिट होना चाहिए। अब अगर अपन ने इसकी हाइट को ले रखा है h, क्यूबॉइड है ये ब्लॉक जो है, और इसकी ये जो विड्थ है फ्रंट साइड उसको अपन ने b ले रखा है। तो जब अपन टॉर्क ऑफ Fs लिख रहे हैं तो वो काय के इक्वल है? Fs इंटू h/2, ये फोर्स आर्म हो गई और ये फोर्स हो गया। तो मैंने इसको Fs इंटू h/2 लिख दिया, लेकिन Fs इटसेल्फ काय के इक्वल है h के, सो इट बिकम Fh/2। तो इसका मतलब है कि नॉर्मल का जो टॉर्क है वो इसको बैलेंस करना चाहिए, और बैलेंस करना चाहिए मीन्स मैग्नीट्यूड में इक्वल होना चाहिए और डायरेक्शन में अपोजिट होना चाहिए। लेकिन अगर जब तक टॉर्क की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास होगी तब तक उसका टॉर्क जीरो रहेगा। तो टॉर्क को जीरो करने के लिए ये जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ n है वो राइट में शिफ्ट होगी, और मैंने सपोज कर लिया कि वो कितनी शिफ्ट हो गई। यहाँ पर अब आप देखोगे कि ये एक शिफ्ट हो गई। तो अब जो फ्री बॉडी डायग्राम है जिसको कि अपन अभी तक न्यूटन्स लॉ में केवल n को कहाँ से पास करा रहे थे? सेंटर ऑफ मास से,
उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हुआ और अपन ने देखा क्या मॉडिफिकेशन हुआ है। एफ की लाइन ऑफ एक्शन तो जहाँ अपन अप्लाई करेंगे वहाँ से पास होगी, एम जी हमेशा सेंटर ऑफ मास से पास होगी, जो फ्रिक्शन का टॉर्क है एफ एस वो हमेशा सरफेस पर रहेगा, लेकिन जो एन की लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं होकर इससे एक्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस राइट की तरफ शिफ्ट हो गई। तो अब जो टॉर्क ऑफ एन है वो एन इंटू एक्स बन गया और अपने टॉर्क ऑफ एफ एस जो निकाला है एफ एच बाई 2 हो गया। इस तरीके से अब एन का इक्वल है एम जी के, तो एम जी एक्स इक्वल टू एफ एच बाई 2 हो गया और इससे अपने को एक्स पता चल गया कि जो नॉर्मल रिएक्शन की लाइन ऑफ एक्शन है वो सेंटर ऑफ मास से कितनी शिफ्ट हो गई। तो यहाँ तक आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब अगर अपने से वो पूछेगा कि टोपलिंग की कंडीशन क्या है और स्लिपिंग की कंडीशन क्या है। अगर बॉडी स्लिप कर गई तो इट विल नॉट टोपल, और अगर टोपल कर गई तो इट विल नॉट स्लिप। तो अपने को चेक करना है कि किस कंडीशन में जो बॉडी है वो स्लिप करेगी और किस कंडीशन में वो टोपल करेगी। तो मैंने एक केस लिया है अभी फिलहाल से, मैंने इस पर जो फोर्स है वो अपर पॉइंट पर लगा दिया। यहाँ पर पहले मैं सेंटर ऑफ मास से ले रहा था, अब जैसे जैसे आप समझोगे तो खुद से जब करोगे तो आपको पता चलने लग जाएंगी चीज़ें और क्लियर से। अब जब मैंने देखा कि कंडीशन जब लिमिटिंग कंडीशन आएगी तो ये जैसे जैसे एफ बढ़ेगा मीन्स एफ का टॉर्क बढ़ेगा वैसे वैसे एन का टॉर्क बढ़ना पड़ेगा और उससे क्या होगा कि ये इधर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। समझ गए? जैसे जैसे मैं एफ बढ़ा रहा हूँ, एफ बढ़ाने से क्या बढ़ रहा है, एफ एस बढ़ रहा है, और एफ एस बढ़ रहा है तो एन का टॉर्क बढ़ना है और एन का टॉर्क बढ़ना है तो एन की वैल्यू तो चेंज हो नहीं सकती, तो ये एक्स बढ़ेगा। तो जो लिमिटिंग कंडीशन आएगी उसमें ये इस पॉइंट से पास हो जाएगी और ये डिस्टेंस क्या बन गई, b बाई 2 बन गई। फोर्स मैंने यहाँ से ले रखा है। अब अगर मैं एफ मिनिमम फॉर स्लीपिंग ले रहा हूँ तो स्लीपिंग के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये एफ जो होगा वो एफ एस में 1 से ज़्यादा होना चाहिए, या इसको मैंने बोल दिया कि F1 फोर्स जो है स्लीपिंग की कंडीशन में मैं F1 फोर्स लगा रहा हूँ और वो ग्रेटर देन और इक्वल टू काई के लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है म्यू एन। तो F1 ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, एन का इक्वल एम जी के, तो इट बिकम्स म्यू एम जी। तो F1 मिनिमम इज इक्वल टू रूट म्यू एम जी हो गया। दैट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुश अ ब्लॉक और स्लीपिंग फॉर द ब्लॉक। अब मैं टोपलिंग की कंडीशन ले रहा हूँ। अगर ये टोपलिंग की कंडीशन के लिए मैं पॉइंट ए पर टॉर्क को देख रहा हूँ तो पॉइंट ए पर किस किस के टॉर्क आ रहे हैं, कितने फोर्स है अपने पास, 4। एफ का टॉर्क आ रहा है, एम जी का टॉर्क आ रहा है, फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है और नॉर्मल रिएक्शन का टॉर्क आ रहा है। लेकिन मैंने देखा कि जब ए पर देख रहा हूँ तो फ्रिक्शन का टॉर्क 0 है और एन का टॉर्क 0 है, तो ये फ्रिक्शन का टॉर्क मैंने 0 कर दिया और एन का टॉर्क 0 कर दिया। तो इस तरीके से जो टॉर्क आ रहे हैं वो एफ का टॉर्क आ रहा है और एम जी का टॉर्क आ रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। लेकिन अगर एफ का टॉर्क ए पर एम जी के टॉर्क को क्रॉस कर गया तो फिर ये टोपल कर जाएगी पॉइंट ए पर। तो जो टोपलिंग के लिए कंडीशन आ रही है वो टॉर्क ऑफ F2 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टॉर्क ऑफ mg। अब जो टॉर्क ऑफ F2 है इस कंडीशन में मैंने इस फोर्स को F2 सपोज किया है, दैट इज द फोर्स व्हेन वी ट्राई टू टोपल द ब्लॉक। तो F2 इसकी लाइन ऑफ एक्शन है और h ये डिस्टेंस है, तो F2h ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो गया, mg का टॉर्क आएगा इक्वल है, mg तो फोर्स है और b बाई 2 क्या है, फोर्स आपने। इससे F2 की वैल्यू आ गई अपने पास, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू mgb बाई 2h और F मिनिमम क्या हो गया, mgb बाई 2h। अब अपन इस पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दो केस एग्जिस्ट हो रहे हैं कि आइदर जो F मिनिमम है वो F2 मिनिमम से कम हो, तो इसका मतलब है कि ये पहले ही क्या कर गई, स्लिप कर गई और इट विल नॉट टोपल। तो अगर F1 मिनिमम कम है किससे, F2 मिनिमम से, तो बॉडी स्लिप कर जाएगी और इट विल नॉट टोपल। और अगर F2 मिनिमम छोटा हो गया तो ये पहले ही टोपल कर जाएगी, सो इट विल नॉट स्लिप।